तो हमारा आज का टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के जो बेसिक सिद्धांत है, महाभूत जो मेन जो सिद्धांत है आयुर्वेद के, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें हम पहला पढ़ेंगे आयुर्वेदा। आप लोगों ने सभी ने समझा हुआ है। जो लोगों ने का क्लास लास्ट हमारा जो क्लास है वो मिस अगर हुआ है तो रिकॉर्डिंग को देख लीजिए। तो पहला सिद्धांत हम पढ़ेंगे पंच महाभूत सिद्धांत। ये सिद्धांत किस बेसिस पे बनाए गए हैं, थ्योरीज किस बेसिस पे बनाए गए हैं? दैट मीन्स आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हम बीमार क्यों पड़ते हैं, हमको डिसीजेस क्यों होते हैं, उसका उन्होंने एक रूट कॉज उनके अकॉर्डिंग बताया है कि क्या चीज़ों में इम्बैलेंस की वजह से हम बीमार पड़ते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग पहला सिद्धांत है पंच महाभूत सिद्धांत। मतलब उन्होंने बताया कि हमारी बॉडी पंच महाभूतों से बनी है और उनमें जब भी इम्बैलेंस होता है तब हमारे बॉडी में डिसीजेस, किसी भी टाइप के अलग अलग टाइप के डिसीजेस हो सकते हैं। वो पांच कौन कौन सी चीजें हैं? और इन पांच द फाइव महाभूतास आर लाइक आकाश, वायु, अग्नि, आप एंड पृथ्वी। आप मतलब जल। आकाश, पृथ्वी, वायु, तेज। तेज या अग्नि एक ही बात है। और ऐसे ये पांच पंच महाभूत हैं। इनसे पूरी सृष्टि और हम एक कोई इंडिविजुअल पर्सनालिटी, कोई एक व्यक्तित्व भी इन्हीं से बनता है। और जो भी डिसीजेज अकर होते हैं वो सबका रीजन यही है कि इनमें इम्बैलेंस। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ दीज पंच महाभूता। So as we know, the everything in this universe is made up of the Pancha Mahabhuta. In this concept of using Pancha Mahabhuta as basic principle for diagnosis and treatment of any disease, मतलब जब कोई भी पेशेंट अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो इन चीज़ों को पहले बेस, उनके डायग्नोसिस का बेस ये होता है कि क्या चीज़ का इम्बैलेंस हुआ है। देन वो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं कि कहाँ पे क्या गड़बड़ियाँ चल रही हैं बॉडी में। तो जैसे कि ये 5 चीज़ों से बना है, तो कौन सी चीज़ इनमें से कम या ज़्यादा हुई है वो चेक करेंगे। तो उनके डायग्नोसिस का बेस ये होता है। अ सिंगल सेल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ कॉम्बिनेशन ऑफ द 5, ये 5 कंपोनेंट से बनी। जैसे कि हम सभी को पता है हमारी बॉडी का जो जो यूनिट है, मतलब जो पहला, मतलब जिससे हमारी बॉडी बनी है, वो सबसे पहली सबसे छोटी चीज़ क्या है? वो है सेल। सेल से मिलके बने हैं टिश्यूज़, टिश्यूज़ से मिलके बने हैं, क्या बना है? ऑर्गन, ऑर्गन से फिर सिस्टम और सिस्टम से हमारी बॉडी। तो सबसे छोटी जो यूनिट है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी बॉडी की है, वो है सेल। मतलब अलग अलग टाइप के सेल से मिलकर हमारा शरीर बना है। तो वो जो सेल होती है वो खुद अपने आप में 5 चीज़ों से, इन्हीं 5 चीज़ों से का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ऐसे पूरा बॉडी और हर एक छोटे से छोटा सेल भी इन्हीं 5 से बना है। तो उस सेल पे हम पहले समझ लेंगे कि ये पाँचों चीज़ें कहाँ होती हैं। पहला समझिए अर्थ, पृथ्वी को लेते हैं। फॉर्म्स द मेजर स्ट्रक्चर ऑफ सेल। आप सभी ने सेल देखा होगा, साइंस जब आपने पढ़ा होगा तो सेल का स्ट्रक्चर सभी ने देखा होगा, कोशिका जो होती है। तो जो एक मेजर स्ट्रक्चर जो होता है सेल का, वो पृथ्वी तत्व से बना होता है। दूसरा समझ लीजिए जल। तो जल मतलब, हाँ, सेल के अंदर एक एक जो कोशिका होती है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, मतलब उसके अंदर का जो वाटर वाटर एलिमेंट जो है वो है जल। मतलब हमारी बॉडी में लाखों करोड़ों सेल्स हैं। वो सेल, एक सेल किन किन इन पांचों चीजों से बनी है? पहला है पृथ्वी जो कि मेन स्ट्रक्चर बनाता है, दूसरा है जल जो कि उसके अंदर का लिक्विड जो है, फ्लूइड है, उसको बनाता है, तीसरा है अग्नि। अग्नि मतलब तेज भी बोल सकते हैं उसको। वेरियस मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल। सेल में जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, जो भी उसके अंदर प्रोसेस चलती है, उन सबको कौन कंट्रोल करता है? वो करती है अग्नि या तेज। और चौथा है आकाश। आकाश द स्पेस इनसाइड द सेल। अब स्पेस मतलब एक सेल में हमको पता है कि साइटोप्लाज्म मतलब एक फ्लूइड भी होता है, उसके अलावा स्पेस भी होती है। उस स्पेस को बोलेंगे आकाश तत्व। उसके अलावा फिफ्थ एलिमेंट है हमारा एयर या वायु। वायु इट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन द सेल। सेल्स में भी कई सारे मूवमेंट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। उन सबको गवर्न कौन करता है? वो है वायु तत्व। ऐसे ही हमारी पूरी बॉडी में, अब हमने सेल पे एग्जांपल लिया था, एक सिंगल सेल और ऐसी करोड़ों से भी ज़्यादा सेल से मिलके हमारा बॉडी बनी है। तो अब एक पूरी बॉडी पे इन पांचों तत्वों को समझा जाए तो जैसे कि आकाश है, आकाश तत्व जैसे कि हमारे बॉडी में जहाँ जहाँ पे स्पेस है, मतलब खाली जगह है। जैसे कि हमारा माउथ, माउथ की कैविटी है ना, कैविटी मतलब खाली जगह, हमारा माउथ जो है उसमें खाली जगह है।
दैट मीन्स स्पेस है। हमारे नोस्ट्रल्स और उसके अंदर का स्पेस वो भी एक हॉलो पाइप के जैसा स्ट्रक्चर है। तो जहाँ पे भी खाली जगह है वहाँ पे आकाश तत्व है। जैसे कि मुंह, नाक और हमारा स्टमक, आप सभी को पता है हमारा पेट जो है एक खाली जगह है। तो वहाँ पे जो खाली जगह को जिसने घेरा हुआ है वो है आकाश तत्व। इसके अलावा वायु, वायु जो कि बॉडी में, हमारी बॉडी में जो भी अंदर प्रोसेस होते हैं उसकी वजह से जो मूवमेंट्स होते हैं, अंदर छोटे छोटे सटल मूवमेंट चल रहे होते हैं, उनको कौन गवर्न करता है? वायु तत्व। तीसरा है अग्नि। अग्नि क्या करती है? जैसे कि हम जो भी खाना खाते हैं उसको पचाने का काम कौन करती है? हमको सबको पता है एक जठराग्नि होती है हमारी बॉडी में। तो अग्नि हमारी बॉडी में उस खाने को पचाने का काम करती है। दैट मीन्स पाचन तंत्र, मेटाबॉलिज्म, इन सब चीज़ों को गवर्न करने का काम करता है अग्नि तत्व। उसके अलावा जल, जल क्या करता है? जैसे जो डाइजेस्टिव, पूरी बॉडी में लिक्विड फॉर्म में जो भी चीज़ें हैं, फ्लूइड के फॉर्म में हमारे बॉडी में जो कुछ भी है वो सब जल तत्व है। तो क्या क्या है ऐसी चीज़ें? हमको पता है हम जब खाना खाते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हमारे खाने में मिल जाती हैं जो हमारे खाने को ईजिली डाइजेस्ट होने देते हैं, लाइक हमारे डाइजेस्टिव जूसेस। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे माउथ में होती है, सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड्स, लार जिसको बोलते हैं, है ना? जैसे कुछ अच्छा देखते तो हमारे मुंह में क्या आ जाता है? लार, सलाइवा, है ना? तो वो एक जो फ्लूइड है, जो एक वाटरी एलिमेंट है, वो है जल तत्व हमारी बॉडी में। तो वो क्या करता है? डाइजेस्टिव जूसेस, सलाइवा, प्लाज्मा, मतलब ब्लड का बहुत बड़ा पार्ट, ये सब जल तत्व की वजह से है। और है पृथ्वी। पृथ्वी है जो चीज़ें सॉलिड फॉर्म में है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा सॉलिड चीज़ क्या है? बहुत ठोस। क्या है ऐसा? एक केवल चैट बॉक्स में लिखेंगे, कोई भी अनम्यूट नहीं करिए। अगर किसी को पता है कोई सॉलिड फॉर्म में हमारी बॉडी में क्या है, अगर पता है तो चैट बॉक्स में आप रिप्लाई कर सकते हो। सॉलिड फॉर्म में क्या है? नहीं पता अगर तो आगे चलते हैं। तो सॉलिड फॉर्म में हमारी हड्डियां हैं, हमारे बोन्स, बोन्स है ना हमारे सॉलिड फॉर्म में, जो बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है। हाँ, ठीक है। तो हड्डियां, उसके अलावा दांत, हम्म, ठीक है, दांत, बाल, ये सब जो चीज़ें ना सॉलिड फॉर्म में है, ये सारी चीज़ें हमारा पृथ्वी तत्व है। तो ऐसे हमारी पूरी बॉडी भी इन पांचों चीज़ों से बनी है। और हमारी बॉडी का एक सबसे छोटा यूनिट मतलब सेल भी इन्हीं पांचों से बना है। मतलब पूरी बॉडी अल्टीमेटली इन पंच महाभूता से बनी है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो उनका कहना है इम्बैलेंस ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स इन द बॉडी कैन कॉज डिफरेंट सिम्टम्स और विच आर कॉल्ड क्लिनिकल, विच आर कॉल्ड डिसीजेस। तो क्या मतलब है? इन पांचों में अगर कुछ भी कम ज्यादा हो गया, समझिए आकाश तत्व ज्यादा हो गया या पृथ्वी तत्व ज्यादा हो गया, वायु ज्यादा हो गई। तो वायु ज्यादा होने से हमको पता है जिनको वात के रिलेटेड, वात मतलब अर्थराइटिस या पेन वगैरह जॉइंट्स में जो होता है, तो वायु तत्व का बढ़ जाने से, मतलब इन सब का एक बैलेंस में होना ज़रूरी है। और अगर कोई डिसीज़ हुआ है तो वो डायग्नोस करेंगे कि इनमें से क्या चीज़, क्या एलिमेंट ज़्यादा हो गया है, फिर उसको कम करने के लिए वो मेडिसिन देंगे और वो चीज़ ठीक होगी। दैट मीन्स क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ पंचमहाभूता, मतलब कैसे ये काम करता है पंचमहाभूत सिद्धांत। If any of these Mahabhuta get vitiated in the body and cause the diseases, then that Mahabhuta can be normalized by giving the drug and food having महाभूता ऑफ अपोजिट प्रॉपर्टी। मतलब इनमें से कोई एक कम या ज्यादा हो जाता है तो उसका अपोजिट जो महाभूता है उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन देके उसका ट्रीटमेंट करके उसको नॉर्मलाइज किया जाता है, जो कम या ज्यादा हुआ है। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। इम्बैलेंस का मतलब होता है उसमें डिस्टर्ब हो जाना, मतलब अपनी साम्यता में नहीं रहना। ठीक है, तो साम्य में रहना जरूरी है, ये ऑलरेडी हमारी बॉडी में है, लेकिन ऊपर नीचे इनके पैरामीटर्स डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। तो कंक्लूजन क्या हुआ? पंच महाभूतास आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ द बॉडी, ये बेसिक एलिमेंट है। इम्बैलेंस ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स इन द ह्यूमन बॉडी कैन कॉज डिफरेंट सिम्टम्स, मतलब इनमें इम्बैलेंस हुआ तो ह्यूमन बॉडी में बहुत से अलग अलग सिम्टम्स दिखाई देते हैं। किसी को गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, आपको पता है वो किसकी वजह से हो रहा है? वायु की वजह से। ठीक है, पृथ्वी तत्व बड़ा, उसकी वजह से अलग प्रॉब्लम, आकाश की वजह से, ऐसे अलग अलग जल तत्व की वजह से, वाटर से रिलेटेड, पीरियड्स में रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो वाटर एलिमेंट के कम या ज़्यादा होने की वजह से होता है। तो कोई भी डिसीज है इनमें से कोई ना कोई डिस्टर्ब हुआ है, उनको पता होता है, आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स होता है। कैन बी नॉर्मलाइज बाय गिविंग ड्रग एंड अप्रोप्रिएट फूड। तो वो कैसे करके इसका ट्रीटमेंट करते हैं? अप्रोप्रिएट फूड
और उसको नॉर्मलाइज करने के लिए जो मेडिसिन है वो देके। तो ये एक तरह का सिद्धांत हुआ। उसके बाद त्रिदोष त्रिदोष को पढ़ लेते हैं, बाद में हम त्रिगुण सिद्धांत पढ़ेंगे। त्रिदोष सिद्धांत, तो ये थे 5 महाभूतों से बॉडी बनी है। अब उन्होंने बोला कि 3 दोष भी हमारी बॉडी में होते हैं। त्रिदोष सिद्धांत इज सेड टू बी वन ऑफ द यूनिक थ्योरी ऑफ आयुर्वेदा। ये एक यूनिक थ्योरी है आयुर्वेदा की। उसके अकॉर्डिंग वहां पंच महाभूता को अभी साइड में रखिए, उनसे भी रिलेट करते हैं। पंच महाभूत त्रिदोषों से रिलेट करते हैं। हर चीज इंटरकनेक्टेड है, ये हमेशा ध्यान रखिए कि वो पंच महाभूता भी बॉडी में है तो त्रिदोष भी बॉडी में, दैट मीन्स वो लोग आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो त्रिदोष टुगेदर एक्ट एंड कंट्रोल ईच अदर। जैसे कि हमने बताया कि हर चीज बॉडी में ऑलरेडी है, ठीक है। सिर्फ वो बैलेंस में नहीं रहने से डिसीज होंगे, अगर बैलेंस में है तो सब कुछ ओके चलते रहेगा। हम्म। और जैसे कि हमने लास्ट अपने क्लास में पढ़ा था कि आयुर्वेद क्या बोलता है कि अपनी बॉडी में सब चीज़ों को बैलेंस करके बॉडी के इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रांग बना ले कि कोई डिसीज जब अटैक करे तो हमारा नॉर्मल डिफेंस सिस्टम जो है, हमारा नेचुरल डिफेंस सिस्टम जो है ना, वो उससे फाइट करके उस डिसीज को ठीक कर दे। दैट मीन्स हमारी इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ, ये सब चीज़ें बैलेंस में रहना। और इम्यूनिटी डाउन होने का मतलब क्या हुआ, इनमें से कोई तो भी चीज़, कोई इनमें से एलिमेंट डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है। तो अपने आप को हम एक ऐसी कंडीशन में रखें कि सब कुछ बैलेंस रहे बॉडी में। तो जैसे उन्होंने बताया त्रिदोष सिद्धांत को एक्सप्लेन करने के लिए, जस्ट एज द मून सन एंड एयर, उनका कहना है कि जैसे मून, सन मतलब चांद, सूरज और चंद्रमा, और एयर हवा, वायु, ये तीनों इस पृथ्वी को संभाले हुए हैं, एक तरह से इकोसिस्टम को, ऐसा उनका कहना है आयुर्वेद का। जस्ट एज द मून सन एंड एयर होल्ड द क्रिएशन, क्रिएशन मतलब सृष्टि को संभाले हुए हैं थ्रू द एक्शन, अपने एक्शन के थ्रू, वैसे ही वात पित्त और कफ हमारे ह्यूमन बॉडी को संभाले हुए हैं। तो इन तीनों का बैलेंस में रहना बहुत जरूरी है। वात पित्त और कफ का आर सेट टू बी, इन तीनों को ही बोला जाता है त्रिदोष। वात पित्त और कफ, इन तीनों को एक साथ बोला जाता है त्रिदोष। त्रि मतलब तीन, दोष मतलब उनको दोष बोला गया। तो पहला हम पढ़ेंगे वात। The material which perform all the bodily actions, dynamic action in the body is called as वात। हमारी बॉडी में होने वाले सारे के सारे डायनेमिक एक्शंस किसकी वजह से परफॉर्म होते हैं, वात की वजह से। जैसे कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे मूवमेंट्स है जो हमेशा चलते रहते हैं। बॉडी के मूवमेंट्स क्या है, हम हमेशा खुद थोड़ी चलते फिरते रहते हैं। हाँ, हम अगर बैठे भी हुए हैं, हम अगर लेटे भी हुए हैं, तो हमारी हमारी बॉडी में कुछ तो मूवमेंट चल रही होती हैं। तो उन सब को कौन गवर्न करता है, उन सबको कौन कंट्रोल करता है, बात। जैसे कि हार्ट बीट एंड मसल्स के अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्शन हमेशा चलता है। अभी मैंने हाथ ऊपर उठाया और नीचे किया, ये तो आपको विजिबल रहा, लेकिन मैंने अगर अपने हाथ को स्टेबल एक जगह पे रखा हुआ है, फिर भी मेरे जो मसल्स हैं ना, उनमें कॉन्ट्रैक्शन और फिर से स्ट्रेच होना, ये प्रोसेस चलती रहती है। बहुत बहुत ऐसे लेवल पे होती है कि वो दिखाई नहीं देगी, लेकिन हरदम मूवमेंट हमारे मसल्स में मूवमेंट चलती है। तो मसल्स का मूवमेंट्स, हार्ट बीट्स को तो हम फील भी कर सकते हैं कि हमारे हार्ट बीट्स चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो मूवमेंट्स हैं वो कौन गवर्न करता है, कौन कंट्रोल करता है, वात। वात जो एलिमेंट है, या वात दोष जो भी इसको बोलते हैं। तो टिश्यू के अंदर होने वाले मूवमेंट, सेल्स में छोटे मोटे मूवमेंट्स होते हैं, अभी हमने पढ़ा, वो सारा का सारा वात के द्वारा होता है। और सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड के जैसा भरा होता है, पानी के जैसा, तो आपको पता है पानी जहाँ भी होगा उसमें थोड़ी सी हलचल हमेशा होगी। तो सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा मूवमेंट होता है, ये सब गवर्न करता है वात तत्व। और अ, उसको नियंत्रित मतलब कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये फंक्शन हमारी बॉडी में वात का है। दूसरा है पित्त, बाद में इनको और समझेंगे, पहले समझ लीजिए कि वात पित्त क्या है। हम्म। दूसरा, ये बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, पित्त। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मतलब मेटाबॉलिज्म में क्या आता है, मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं उस खाने को डाइजेस्ट करके उसको बॉडी में अब्जॉर्ब करके जो एनर्जी जनरेट होती है, दैट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस बोलता है इसको, मतलब खाने के द्वारा जो एनर्जी जनरेट होती है वो। तो इस प्रोसेस में जो भी छोटे छोटे दूसरे प्रोसेस होते हैं, जो मतलब छोटे छोटे और दूसरे प्रोसेस होते हैं, वो सारे पित्त कंट्रोल करता है।
मतलब हमारा डाइजेशन से लेके उस खाने को अब्जॉर्ब करना, ये सारी चीज़ें कौन गवर्न करता है? डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन और सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, साथ ही बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित करने का काम करता है पित्त। समझ गए ना? क्योंकि हम बोलते हैं ना जठर आग्नि जो होती है ना, वो भी पित्त की वजह से ही होती है। ठीक है, तो बॉडी के सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को ये गवर्न करता है या कंट्रोल करता है। तो समझिए कितना जरूरी है हमारी बॉडी में पित्त का होना, वात का होना, पित्त का होना। और तीसरा है कफ एलिमेंट। ये शरीर का क्या करता है? कफ एलिमेंट शरीर का स्ट्रक्चर बनाता है, हमारे बॉडी का एक स्ट्रक्चर बनाता है। ये हमारे बॉडी में जो बोन्स हैं, जो मसल्स हैं, जो टेंडन्स हैं, मतलब बोन्स को जोड़ने वाली जगह पे, जॉइंट को जोड़ने वाली जगह पे जो होता है, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए ग्लू का काम करता है। ठीक है, आप दो हार्ड चीजों को जोड़ेंगे तो बीच में ग्लू तो लगाना पड़ेगा, दोनों आपस में सॉलिड चीजें हैं, कैसे कनेक्टेड रहेंगी? ऊपर से आपको मोबिलिटी भी चाहिए, मतलब मेरा शोल्डर का जॉइंट है, मेरे को इसमें मोबिलिटी भी चाहिए, जबकि मेरा शोल्डर और मेरा ये हाथ दोनों दो सॉलिड है, बट उनको आपस में जॉइंट करने के लिए, ठीक है, उसके बीच में क्यों इतना इजीली मूव कर पा रही हूँ मेरे हाथ को? क्योंकि वहां पे कुछ ऐसा ग्लू लाइक एक चीज है जिसकी वजह से वो इजीली मैं अपने हाथ को मूव कर सकती हूँ। तो ये काम किसकी वजह से होता है? कफ एलिमेंट की वजह से। तो मसल्स और टेंडन्स को, बोन्स को आपस में जोड़ने के लिए क्या करता है? कनेक्ट करने के लिए ग्लू का काम करता है हमारी बॉडी में। जॉइंट्स में लुब्रिकेंट का काम करता है, जॉइंट्स में ल्यूब्रिकेंट का काम करता है, स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम करता है। तो यहाँ पे समझ लीजिए वात, पित्त और कफ तीनों का होना हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब किसी का वात बढ़ जाता है तो उससे वात से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, पित्त बढ़ने से पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाते हैं, कफ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। तो हम सब बोलते हैं कि अरे आपको कफ हो गया, होता नहीं है, ऑलरेडी है, सिर्फ वो इम्बैलेंस हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है। उसको जिस तरीके से रहना चाहिए, किसी ना किसी हमारी ही गलती की वजह से वो इम्बैलेंस होता है। ठीक है, तो पहले वात को समझ लेते हैं। वात मतलब बात पर अब समझिए, जब हम किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में जाएंगे, तो जब भी वो ट्रीटमेंट करता है तो हमारी प्रकृति को समझ के करते हैं। प्रकृति वर्ड आपने आयुर्वेदा में सुना होगा कि हमारी क्या प्रकृति है। जैसे आपने सुना होगा, जैसे हमने वात, पित्त और कफ को पढ़ा, तो किसी की वात प्रकृति होती है, पित्त प्रकृति होती है, कफ प्रकृति। तो ये प्रकृति वर्ड मीनिंग क्या है? प्रकृति मतलब आपका एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी कुछ यूनिक विश, आपकी कुछ यूनिक जो आपके अंदर है, जो क्वालिटीज, यूनिक क्वालिटी जो दूसरे में नहीं है, उनमें दूसरे में कुछ और होगा डिफरेंट, आप में कुछ और है। सिर्फ आप में कुछ ऐसी चीजें हैं जो दूसरे से डिफर है, जो दूसरे से अलग है, तो हमारी वो प्रकृति कहलाती है। अब कोई वात प्रकृति का होता है, कोई पित्त प्रकृति का, कोई कफ और कोई मिक्स्ड, इस तरह से लोग होते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं कैसी हूँ, मैं वात हूँ, पित्त हूँ या कफ हूँ? तो ये हमको, हम ज़्यादा अच्छे से हम समझ सकते हैं कुछ अपने बिहेवियर, अपनी आदतों से, इन सब चीज़ों से हम कुछ हद तक श्योर हो सकते हैं कि हमारी प्रकृति कौन सी है। बट आप अगर पूरी तरह से श्योर होना चाहते हो, कभी कभी हमको लगता है हमारी मिक्स्ड प्रकृति है, तो हमको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए उसके लिए। जैसे कि जनरली देखा जाता है कि जो वात प्रकृति के लोग होते हैं, वो जो याद करते हैं, जो पढ़ते हैं, उनको बहुत जल्दी याद हो जाता है, लेकिन वो बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। जैसे हवा, वायु का कैसा नेचर होता है, वो इधर से उधर मूव होती रहती है, वैसे ही वो पर्सन थोड़ा सा रेस्टलेस होगा। रेस्टलेस मतलब वो एक जगह पे ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता, वो पर्सन बात प्रकृति वाला। ये एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। हाँ, तो उनको जल्दी याद होगा, वो जल्दी भूल भी जाएंगे, एक जगह पे नहीं बैठ सकते, रेस्टलेसनेस होती है, और वो काफ़ी अलर्ट रहते हैं, ऐसे लेजी टाइप नहीं रहते जनरली वो लोग, बेचैन से रहते हैं, रेस्टलेस। उसके अलावा इनसिक्योरिटी थोड़ी उनके अंदर होती है, बेचैनी मतलब थोड़ी इनसिक्योरिटी सी होती है, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर डालेंगे, वो भी कर लेंगे, बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं। उन्होंने अगर कोई चीज़ देखी, उनको एक लिस्ट दे दी गई कि भई आपको इनमें से क्या चीज़ हो, बड़े जल्दी से वो डिसाइड कर लेंगे मुझे ये करना है, और जल्दी से वो चेंज भी कर देंगे, नहीं ये नहीं मुझे ये करना है। मतलब थोड़े फ्लिकरी माइंड के भी रहते हैं वो लोग, कि उनका माइंड बहुत जल्दी चेंज भी हो जाता है। उनको अर्न करने की बड़ी जल्दी होती है, पैसे कमाने की, लेकिन उनको खर्च भी जल्दी करना होता है कि मुझे ये, मेरे पास इतना सारा क्या, चलो मैं कैसे जल्दी से ये भी खरीद लूँ, वो भी खरीद लूँ। तो इस टाइप का थोड़ा नेचर होता है, और किसी भी चीज़ को ज़्यादा प्लान आउट करके वो नहीं करते, बस जो मन में आया ये कर लिया, वो अच्छा लगा तो वो भी कर लिया। ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, उसके बाद में
हाँ। और अगर ये वाला दोष मतलब जो बात अगर बैलेंस में है किसी में, तो वो कैसा होगा, बहुत एंथुसियास्टिक होगा वो पर्सन, मतलब उसके अंदर बहुत जोश होता है हर चीज को करने का, अगर बैलेंस में है तो। ठीक है। ऐसे पर्सन हम लोग भी अपने आसपास देख सकते हैं, और कुछ हो सकता है हमारे अंदर में भी वो कॉमन चीजें हों। वाइब्रेंट होंगे, एंथुसियास्टिक होंगे, क्रिएटिव बहुत होते हैं ऐसे लोग। वो अपने हर काम को क्रिएटिविटी के साथ करना पसंद करते हैं, ऐसे नहीं करते कि बस कर दिया। ठीक है, काफ़ी स्पिरिचुअल और इंस्पायरिंग भी होते हैं, दूसरों के लिए वो इंस्पिरेशन बन जाते हैं, ऐसे वो काम करना पसंद करते हैं, और आर्टिस्टिक होते हैं साथ में। बट जब ये दोष जो है, बात दोष अगर इम्बैलेंस हो तो क्या चीज़ें होती हैं? गैस और कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है उन लोग को, जब इम्बैलेंस होता है तब। ड्राइनेस होती है, उसके अलावा इंसोम्निया, नींद आने में प्रॉब्लम, और इसके अलावा नर्वस डिसऑर्डर्स कुछ, और इनकंसिस्टेंसी। तो फिर क्या करना चाहिए? ट्रीटमेंट अगर इस टाइप की चीज़ें हों या वात दोष जब बढ़ जाए, तो ट्रीटमेंट किस तरह का दिया जाता है? या जनरली उन लोग को, वात प्रकृति के लोगों को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? उनको ज़्यादा ठंडी और कच्ची चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि फ्रिज का रखा हुआ खाना, फ्रिज से निकाली हुई ठंडी चीज़ को खाना, ये वात प्रकृति के लोगों को नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर में रहना, जैसे कि उनको एसी में ज़्यादा देर रहना अवॉइड करना चाहिए। और ऐसे ही बाहर टेम्परेचर अगर बहुत डाउन है और वैसे में हम रह रहे बिना स्वेटर के, बिना शॉल के, तो ऐसा उनको अवॉइड करना चाहिए स्पेशली, क्योंकि उनकी प्रकृति वात वाली है, उनको प्रॉब्लम हो सकता है। गरम खाना खाने की कोशिश करनी चाहिए, खाना फ्रेश हो और गरम हो तब खाएँ, ठंडा होने के बाद ना खाएँ। तेल में क्या करना चाहिए, जब वो खाना बनाते हैं उनके लिए, जब जो बनाते हैं, तो उसमें जो अपने इंडियन स्पाइसेस हैं, जो भारतीय हमारे मसाले हैं, वो ज़्यादा ज़्यादा मतलब एक जो उनकी क्वांटिटी होती है उसी में ऐड करके, वो सब्जियां उनके लिए बहुत फायदेमंद होती है, बिकॉज उनको मसालों की ज़रूरत होती है उनकी बॉडी को। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत स्पाइसी खाएंगे, नॉर्मल जितना रेशो होता है सब्जी में बस उतना, बट उनकी बॉडी को वो नीड होती है उसकी। उसके अलावा लहसुन और हींग उनके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनका जो वात दोष है उसमें उससे आराम मिलता है। और दिन में उनको 3 या 4 बार थोड़ा-थोड़ा करके खाना चाहिए, ना कि एक साथ। सूप का यूज़ करना चाहिए, ऐसे लोगों ने ठंडी के दिनों में ज़्यादा सूप पिएँ, बिकॉज़ उनकी बॉडी को थोड़ी-सी हीट की ज़रूरत होती है। और चाय, कॉफ़ी, तम्बाकू, अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं कंज़्यूम करना है, क्योंकि उससे और सारे प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। अब आएँगे पित्त वालों पे। दैट विच डाइजेस्ट और ट्रांसफॉर्म्स। पित्त मतलब जो हमारी बॉडी में डाइजेशन के और खासकर पूरे मेटाबॉलिक प्रोसेस को गवर्न करने का, कंट्रोल करने का काम करता है। अब इन जिनके जिनका पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? यहाँ तक सबको क्लियर है तो हैंड रेस कर दीजिए। 2-3 लोगों का हुआ हैंड रेस, बाकी लोग सुन नहीं रहे हैं क्या? पल्लवी जी और मोनी जी का नहीं हुआ। शिल्पा जी का भी नहीं हुआ, आई थिंक सो। चलिए तो आगे चलते हैं। जिन्होंने नहीं सुना है, अगर जस्ट ज्वाइन किया है क्लास को, सुन नहीं पा रहे हैं, तो बाद में वीडियो देख लीजिए एटलीस्ट। पित्त प्रकृति। अ, पित्त प्रकृति के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा तेज बुद्धि वाले लोग होते हैं। बहुत उनको भी लर्न, जैसे कि बात प्रकृति वालों को बहुत फास्ट वो चीज़ों को याद कर लेते हैं ना, उस तरीके से नहीं होता। उनको थोड़ा टाइम लगता है, बट उनको लंबे समय तक याद भी रहता है। उनके हेयर जनरली सिल्की होते हैं, स्किन अच्छी होती है, रोज़ी स्किन। उसके अलावा उनकी स्किन पे रिंकल्स थोड़े वात प्रकृति वालों से थोड़े कम होते हैं, और इनकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा-सा ज़्यादा लगता है। जब हम आप ऐसे पर्सन को टच करोगे ना, जो पित्त प्रकृति वाला है, तो आपको अपनी बॉडी से उनका टेम्परेचर कभी-कभी ज़्यादा लगेगा, नॉर्मल। ऐसे हम कभी-कभी फ़ील करते हैं कि किसी को टच करके हमको लगता है कि आपको तो टेम्परेचर है, फ़ीवर है, नहीं तो वो बताते नहीं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो ऐसे ही रहता है। तो उनका जनरली पित्त प्रकृति के लोगों का बॉडी टेम्परेचर थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, उनकी बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ी गर्म फ़ील होती है। उनको गुस्सा जल्दी आ जाता है पित्त प्रकृति वालों को। वो बहुत, अगर कुछ गलत हो रहा है या उनको गुस्सा आया, तो वो बहुत ज़्यादा एकदम शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं वो, और वो आपे से बाहर चले जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं ऐसे में। और अगर वो बैलेंस में रहे, अब देखिए दोष तो सभी में है, पित्त सभी में है, सिर्फ वो बैलेंस रहता है।
लेकिन जिनकी प्रकृति ही वो है, दैट मीन्स उनमें वो थोड़ा ज़्यादा है, या फिर समझिए बैलेंस में है, तो कैसा रहेगा, वो बहुत फोकस्ड रहेंगे, बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे अपनी चीज़ों को लेके, कि जो करने वाले हैं उसके लिए उनमें एक जुनून होता है, पैशनेट होता है। उसके बाद काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, उनका विज़न काफ़ी क्लियर होता है, फ्यूचर को लेके, करियर को लेके उनका विज़न काफ़ी क्लियर होता है, ऑर्गेनाइज़्ड होते हैं। जैसे कि हमने वात वालों का क्या पढ़ा था, वो ऑर्गेनाइज़्ड नहीं होते, वो किसी भी चीज़ को प्लान आउट नहीं करते, क्या करना है, हाँ, चलो ये भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसे ही कर दो। कोई कभी कुछ काम करना है तो ना कोई लिस्ट बनाएँगे, ना किसी को बहुत सारा उस पे प्लान करेंगे, ना कोई डिस्कशन करेंगे, बस कर डालते हैं। लेकिन जो पित्त प्रकृति है, वो उस पे प्रॉपर प्लान के साथ में चीज़ों को करना पसंद करते हैं। ऑर्गेनाइज़्ड होता है, बिकॉज़ वो कंप्लीट प्रोजेक्ट के रूप में काम करेंगे। जैसे वो एक काम भी करना है तो उसके लिए पहले उसको नोट डाउन करेंगे, देन उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को एग्ज़ीक्यूट करेंगे, इस तरीके से। बट अगर ये आउट ऑफ बैलेंस है तो क्या होगा? आउट ऑफ बैलेंस होने से उनको हार्ट बर्न, मतलब जलन जैसे फ़ील होती है छाती में, वैसा, एसिडिटी, जस्ट अ मिनट, एसिडिटी, हार्ट बर्न, उसके अलावा गर्मी, एक से बहुत ज़्यादा एक्सेस गर्मी लगती है ना, हॉट फ्लैशेस जैसे, बहुत ज़्यादा एक्सेस गर्मी लगना, गुस्सा आना बहुत ज़्यादा, क्रिटिकल कंट्रोलिंग, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, इतना गुस्सा आना, एंड जेलियस, मतलब दूसरों से जेलसी वगैरह इस टाइप का उनको, अगर वो आउट ऑफ बैलेंस हुआ तो इनके लिए ट्रीटमेंट किस तरह का और किन चीज़ों का उन्होंने ध्यान रखना चाहिए? ज़्यादा गर्म खाना इन्होंने नहीं खाना है, ज़्यादा एकदम गरम गरम खाना खा रहे हैं, तेज़ मसालेदार, बहुत स्पाइसी, बहुत तीखा खाना नहीं, बहुत स्पाइसी और बहुत गर्म खाना नहीं खाना है। और इनको जब योग या एक्सरसाइज भी करते हैं ना, देखो आज के टाइम में सभी लोग एक्सरसाइज और योग सभी करते हैं, बट हमको नहीं पता होता कि हमारी प्रकृति कौन सी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको टाइम, थोड़ा सा ध्यान हर चीज़ में रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, सारे दो दोष हैं वो बैलेंस में रहेंगे। तो जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं उनको दिन में जो सबसे ठंडा टाइम होता है, उस टाइम को प्रेफर करना चाहिए एक्सरसाइज या योग के लिए, तो वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ जाता है, हम ब्रीदिंग थोड़ी फास्ट हो जाती है, समझो हम रनिंग ही कर रहे हैं, ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगी, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो उनको ठंडा वाला टाइम चूज करना चाहिए जिस टाइम पे कम से कम गर्मी हो, तो वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि उनका पित्त और इंक्रीज नहीं होगा। उसके अलावा नॉनवेज चीज़ें, मांस, अंडे वगैरह नहीं खाना है, अवॉइड करना है। अल्कोहल तो सभी के लिए मना है और नमक उनके लिए खासकर बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। नमक से मतलब एक्सेस जो हम नमक यूज़ करते हैं, कई-कई लोग सॉल्ट जैसे खाने में थोड़ा भी कम लग रहा है तो वो ऊपर से ऐड कर लेते हैं, तो पित्त प्रकृति वालों को टोटली उससे बचना चाहिए। और कोई भी सब्जियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा या खट्टी और मतलब खट्टी सब्जी बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए या ज़्यादा गर्म नहीं खानी चाहिए, उससे पित्त बढ़ जाता है। रात को जागना भी नहीं चाहिए उन्होंने, ज़्यादा रात को जागने से भी उनका पित्त बढ़ता है, जो पित्त प्रकृति के होते हैं। हम लोग कई बार सोचते हैं कि हम लोग दिन में 3 बार चाय पी लेते हैं, हमको कुछ नहीं होता, बट इन्होंने पी तो इनको एसिडिटी हो गई, इनको गैस हो रहा है, और हम तो रात को जागते हैं, बट ये देखो 2 दिन जाके तो इनको वॉमिट्स हो रहे हैं। तो हमको नहीं पता है कि उनकी प्रकृति हमसे डिफरेंट है, उनको वो चीज़ सूट नहीं होती जो हम 10 सालों से कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं हो रहा। ठीक है? तो इसलिए बोलते हैं कि हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है, हर किसी की प्रकृति डिफरेंट होती है। इसलिए किसी को कोई चीज़ सूट होगी, किसी को नहीं होगी। ठीक है? तो हम सब अलग हैं, तो एक-दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि उनको क्यों वैसे हुआ या हमको क्यों नहीं हुआ। अपनी बॉडी की यूनिक रिक्वायरमेंट को हमको समझना चाहिए। तीसरा है कफ, दैट विच ल्यूब्रिकेट्स एंड प्रोटेक्ट्स, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है और ल्यूब्रिकेशन का काम भी करता है। तो जो कफ प्रकृति के होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा सहन शक्ति होती है, बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है इनके अंदर। अ, और इनका वेट थोड़ा जल्दी बढ़ता है बाकी लोगों से, तो इनको ध्यान रखना चाहिए कि मेरा वेट जल्दी बढ़ेगा, तो इनको खाने-पीने में उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे वेट नहीं बढ़े जल्दी। हम बोलते हैं ना कि अरे हम भी बोलते हैं कई बार कि हम तो थोड़ा भी कुछ खा लें तो वेट बढ़ जाता है। ये देखो सब चीज़ें खाते हैं बट इनका वेट नहीं बढ़ता। डिपेंड करता है आपकी प्रकृति कैसी है। वो उस चीज़ को ध्यान में रख के हमको अपना डाइट प्लान बनवाना चाहिए। इनकी स्किन जनरली ऑयली रहेगी। अ, उसके अलावा ये जो वात प्रकृति के लोग होते हैं जनरली ये एक्सरसाइज वगैरह, आसन, योगा, इस सब चीज़ों से थोड़ा सा कतराते हैं, वो नहीं करना चाहते इन चीज़ों को, उनकी प्रकृति ही वैसी होती है। लेकिन उसके अलावा उनके अंदर काफ़ी अच्छे क्वालिटीज़, शांत होंगे, बहुत ज़्यादा पेशेंस होगा, सहनशीलता बहुत होगी, ईजिली लोगों को माफ़ कर देंगे, आराम से वो
चीज़ों को गिव ये कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा अपनी जो चीज़ें हैं वो आगे करने वाले होते हैं, उसके लिए वो प्लान करते हैं, एक सिस्टमैटिक वे में, ऑर्गेनाइज़्ड वे में करना पसंद करते हैं। और जो अर्न करते हैं, वो उसको बहुत शांति से, धैर्य से, पेशेंस से अर्न करेंगे। और खर्च करते टाइम पे भी वो बहुत पेशेंस के साथ में उसको सोच समझ के सही चीज़ में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो हर किसी की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अच्छी बातें हैं। उसके बाद जब वो बैलेंस में रहता है, अब हम पढ़ेंगे, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स हुए। अब कफ अगर बैलेंस में है तो क्या होगा, वो पर्सन बहुत काम, मतलब शांत, उसके अलावा पेशेंट, बहुत ही धैर्यवान होगा और काइंड हार्टेड होगा। अच्छे बड़े दिल वाला, हम बोलते हैं ना कि बहुत काइंड हार्टेड है। उसके बाद अनकंडीशनली लव करने वाला, जैसे कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, छोटा मोटा किसी से हो जाए तो वो इजीली करे, कोई बात नहीं, अनकंडीशनल लव। उसके अलावा कंपैशनेट होते हैं, डिवोटेड होते हैं और रिलायबल होते हैं, भरोसेमंद। लेकिन जब ये दोष, मतलब कफ दोष जब इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है, तब क्या होता है, उनको म्यूकस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उनको एक्सेसिव वेट बढ़ जाना, डायबिटीज के चांसेस, हाई कोलेस्ट्रोल, इनफ्लेक्सिबल स्टबन, उसके बाद डिप्रेशन, ये सब चीज़ें इनको हो सकती हैं। तो इनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कफ प्रकृति को, इनको अपने डाइट में बाजरा, जौ, मक्का, इस तरह की चीज़ों को ऐड ऑन करना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट से बचना चाहिए, प्रोटीन इनको ज़्यादा नहीं लेना है, बिकॉज इनका वेट जल्दी बढ़ता है। तो इनको प्रोटीन प्रोडक्ट से, डेयरी प्रोडक्ट से थोड़े कम, थोड़े अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि इनको प्रोटीन की इनकी रिक्वायरमेंट कम होती है इनकी बॉडी को। जो वात प्रकृति, कफ प्रकृति के होते हैं, उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होती है बाकी लोगों से। चाय कॉफी इनको उतना नुकसान नहीं करेगा जितना पित्त प्रकृति वालों को कर रहा था। देखिए यहीं पे समझ लीजिए, हमको नहीं पता चलता है कि उनको क्यों नहीं कुछ हुआ। पित्त प्रकृति वालों को बॉडी में ऑलरेडी एसिड है तो जल्दी एसिड बढ़ा देगा, बट इनका कफ है तो इनको उतना जल्दी वो नुकसान नहीं करेगा, बट हाँ लिमिटेड क्वांटिटी में ही लेना है। इसके अलावा इनको मिठाइयों से परहेज़ करना चाहिए। और स्वीट में इनको आर्टिफ़िशियल स्वीट्स इनको ज़्यादा सूट नहीं होंगे, तो इनको जो नेचुरल स्वीट होता है, मतलब कि लाइक हनी वगैरह, वो सब चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। अदरक और लहसुन इनके लिए बेस्ट है, बिकॉज़ इनको कफ प्रकृति है तो इनके लिए अच्छा है वो, जो कि पित्त प्रकृति वालों को नहीं चलता, लेकिन कफ प्रकृति वाले उसको यूज़ कर सकते हैं। ठंडे खाने से बचना चाहिए, ठंडे खाने से बचना चाहिए, गर्म खाना खाना चाहिए। और एक्सरसाइज भरपूर करना चाहिए कफ प्रकृति वालों ने, क्योंकि उनको पता है जल्दी कफ बढ़ जाता है बॉडी में, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें। तो ये 3 दोषों को कैसे बढ़ने से क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो सब हमने पढ़ा। तो ट्रीटमेंट में द दोषा शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन एनिमी, मतलब दोषों को अपना दुश्मन समझ के ट्रीट नहीं करना होता। आयुर्वेद में ऐसे नहीं होता कि अरे ये तो बहुत खराब है हमारे लिए, पित्त अच्छा नहीं है, कफ अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। The doshas are our friends for life, so you need to understand the qualities of the dosha and know what would aggravate the doshas. आपको ये सोचना चाहिए कि दोष तो हमारे लिए हमारे फ्रेंड्स हैं, बिकॉज हमारी बॉडी में ये रहेगा नहीं तो कितनी सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं, सोचिए बॉडी में अगर नहीं रहेगा तो हमारे लिए कितना मुश्किल है। सिर्फ और सिर्फ हमको इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए और किस चीज़ की वजह से वो बड़ा है उसको वापस नॉर्मलाइज करना है। इफ़ योर बॉडी टाइप इज पित्त, it is dominated by heat, so this mean you need to take care during hot weathers and avoid hot and spicy food. सिंपल बात है, पहले हमको अपनी बॉडी की प्रकृति को समझ लेना चाहिए। अगर किसी को पता चल गया कि वो पित्त प्रकृति का है तो उसको गर्म खाना, उसको गर्म टेम्परेचर में रहना, उसको और बाकी ऐसी चीज़ें जो पित्त को इंक्रीज करती हैं उन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। वेदर में भी ध्यान रखना चाहिए, गर्मी के दिनों में उनको पित्त जल्दी बढ़ता है तो गर्मी के दिनों में उनको सारी चीज़ों का ध्यान देना है। और स्पाइसी फूड, गरम खाना, इन सब चीज़ों से बचना है, अल्कोहल वगैरह सभी चीज़ों से। यूज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ अपोजिट टू काम डाउन एंड दोषा, अपने उसी प्रिंसिपल को यूज़ करना है कि जो दोषा को काम डाउन करने वाले। इनकॉर्पोरेट योगासना एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और प्राणायाम। अब देखिए, वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग योगासनों को ध्यान रखते हुए उनको करना है कि आपके लिए वात के लिए, पित्त के लिए, कफ के लिए कौन से आसन अच्छे होंगे, उसके अकॉर्डिंग उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए एक हेल्दी डाइट को अपने लाइफ स्टाइल में ऐड करके आप अच्छी हेल्दी लाइफ रह सकते हैं और आपके दोषास को बैलेंस में रख सकते हैं। दिस विल हेल्प यू इफेक्टिवली योर दोषा एंड लीड अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट सिद्धांत है त्रिदोषा पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ लेंगे त्रिगुण। दोष हो गए, अब गुण। त्रिगुण सिद्धांत। जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुक जाइए। हेलो, मैं मेरा वॉइस क्लियर है? हाँ, तो जो दूसरा सिद्धांत है वो मेरे इस पीपीटी में नहीं है, मैं ऐड करके फिर आपको शेयर करूँगी इसको। तो त्रिगुण, वो मुझे लगा कि इसको भी मतलब थोड़ा-सा नॉलेज हमको इसका भी होना चाहिए। त्रिगुण, तो त्रिगुण मीन्स क्या? गुण बोला गया है। मैं जस्ट पीपीटी को चेंज कर देती हूँ। हाँ, ये रहने दीजिए। त्रिगुण मीन्स मन या मन के तीन। ये देखिए, अभी तक बॉडी की बात हो रही थी, अब यहाँ पे मन की बात हो रही है। मतलब बॉडी में कुछ भी इम्बैलेंस होने से भी डिसीज होंगे, मन में इम्बैलेंस होने से भी डिसीज होंगे। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग कितना ध्यान रखा हुआ है हमारे बॉडी और माइंड के कनेक्शन का, हमारे फिजिकल और इमोशनल हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखा गया है। तो मन या चित्त में तीन घटक होते हैं, तीन फैक्टर्स होते हैं। उन्होंने बताया कौन कौन से। तीन गुण, सत्व रज तम। सत्व रज और तम, ये तीनों हैं हमारे माइंड में, बट ये बैलेंस में रहना चाहिए। हर जगह वही बात हो रही है कि बैलेंस में रहना चाहिए। अर्थात मन को आयुर्वेद में एक विशिष्ट विवरण प्रदान किया गया है। ये किसी की भी मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, अपने आप को मेंटली हेल्दी स्टेबल रखने के लिए इन तीनों का भी ध्यान देना जरूरी है जब कोई डिसीज हमको होती है तो उनका एक स्वभाव या व्यवहार इन गुणों की अधिकता पर निर्भर करता है। मतलब कोई पेशेंट है तो वो किस तरह का उसका बिहेवियर या उसका नेचर है, वो केवल उन त्रिगुण और पंच महाभूत के अलावा बाकी चीजें भी देखनी होंगी कि सत्व रज और तम, इनको भी देखना पड़ेगा। त्रिविधम खलु सत्वम शुद्धम राजसम तस्मिति। तो क्या चरक संहिता में बताया गया है कि इन तीनों चीजों भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। मन तीन प्रकार का है, शुद्ध सत्व, रज या तम। शुद्ध किसी भी पर्सन के हेल्दी रहने के लिए इन तीनों गुणों का बैलेंस में रहना बहुत जरूरी है। तो वो कौन से हैं? इनके डिस्टर्बेंस से अलग अलग डिसीजेस, अलग अलग प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो पहला है सत्व। सत्व को समझ लेंगे। सत्व जिसका ज्यादा हाई रहता है वो कैसे होते हैं? एक लाइटनेस होता है उनके बॉडी में, उनके माइंड में एक 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 सरलता और एक हल्कापन होता है। जड़त्व नहीं होता, कहने का मतलब है। दूसरी बात, एक प्लेजरेबल फीलिंग उनको हमेशा रहती है। वो हमेशा प्लेजर में या आनंद में रहते हैं, आनंदमय स्थिति में। वो हमेशा ऐसे अपनी प्रॉब्लम्स का रोना नहीं रोते रहते हैं किसी के सामने। जनरली हमने देखा है कि किसी किसी के ऐसे ऑलरेडी वो पर्सन वैसा ही है। उनको मेंटल क्लैरिटी रहती है, उनको फ्यूचर के बारे में वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं रहते, ज़्यादा परेशान नहीं रहते, वो क्लैरिटी के साथ में रहते हैं। तीसरा दूसरा रजस, ये तो हुआ सत्व। दूसरा रजस, ये जनरली फिकल माइंडेड होंगे। थोड़ा सा कभी ये सोच लिया, कभी वो सोच लिया, कभी जो सोचा था वो वाला छोड़ के दूसरे चीज पे चले गए। उसके बाद उनको बहुत सारे टाइप की इच्छाएं बहुत ज्यादा होती हैं और वो इच्छाएं चेंज भी होते रहती हैं टाइम के हिसाब से। उसके अलावा डिजायर्स के अलावा विशेष, रेस्टलेसनेस होता है, बेचैनी सी, ये भी कर लो वो भी कर लो। मतलब इसको हम खराब नहीं बोल सकते, बट उनके अंदर एक एंथू होता है, उनके अंदर एक जोश होता है, एक पैशन होता है उनके अंदर कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, जल्दी से मैं ये भी अचीव कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसा। तीसरा जो है तमस, उसमें होता है हैवीनेस, बॉडी एंड माइंड दोनों में। मतलब आपने कुछ ऐसे पर्सन देखे होंगे जो काफी मेंटल एनर्शिया फील करते हैं, एक आलसी टाइप। आप उनको एक काम बताएंगे, अभी ठीक है ना, अभी तो काम चल रहा है, दोपहर में कर देंगे, शाम को कर देंगे, ऐसे होता है। हैंड रेस कीजिए, कोई होगा आसपास अगर आपके, तो सभी के आसपास है कोई ना कोई, तो ऐसे होगा जो बहुत आलसी है। एक काम बताया, कल का काम अभी तक नहीं हुआ। हम्म। तो ऐसे है हमारे आसपास, तो वो उनके ऊपर तम जो गुण है ना, वो उनका हाई रहता है।
वो उन पे डोमिनेंट रहता है, दूसरे वाले गुणों पे वो डोमिनेटिंग रहता है। वो सत्व और रज को अपना काम नहीं, वो तमस गुण उन पे ज्यादा काम करता है। तो इनके अंदर हैवीनेस होगी बॉडी में भी, माइंड में भी एक जड़त्व होगा, जो ज्यादा कुछ सोचती नहीं, ज्यादा कुछ करने का भी नहीं सोचते। एक रेजिस्टेंस होता है, एक लेजीनेस, और एक स्लीप वाली स्थिति उनकी हमेशा बनी रहती है। उनको चाहे जब नींद आ जाएगी वो चाहे जब सो जाएंगे। मतलब हम भी बोलते हैं कि अरे आप ऐसे कितना सो लेते हो, कितना नींद आती है, बट उनको एक लेजीनेस ही रहता है पूरा ओवरऑल बॉडी में। रजस एंड तमस आर एज विद द दोषा कैन बी अनबैलेंस्ड बाय स्ट्रेस एंड नेगेटिव डिजायर्स। कैसे डिस्टर्ब होते हैं ये? अब ये तो मन के दोष हैं, तो डिस्टर्ब कैसे होंगे? कुछ इच्छाएं आ गई हमारे मन में, कुछ निगेटिव डिजायर्स आ गए, स्ट्रेस आ गया, चिंता आ गई, एंगर आ गया, गुस्सा आ गया, उससे हमारे रज और तम डिस्टर्ब हो जाते हैं। डिपेंड करेगा कि फिर वो क्या उनमें से ऊपर चला जाएगा, क्या डोमिनेटिंग हो जाएगा। या तो हम कोई नेगेटिव समझिए विचार आ गया कि चलो हम क्यों कर रहे हैं ये पढ़ाई वढ़ाई, हमें कुछ नहीं करना है, आ गया नेगेटिव विचार और उसने आपकी सारी चीज़ों को डिस्टर्ब कर दिया। आपने पढ़ाई करना बंद कर दिया, आपने नोट्स बनाना बंद कर दिया, और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, मुझे कुछ भी नहीं करना अभी। तो हो गया वो तमगुण हाय। या फिर ऐसा हुआ कि कोई नेगेटिव डिजायर आ गया कि मुझे बहुत सारा अर्न करना है, मनी अर्न करना है, तो हम उसके लिए लग गए कि मैं कुछ भी हो जाए मुझे तो इतना अर्न करना ही है 1 ईयर के अंदर। तो क्या हो जाएगा, हमारा रजस गुण हाई हो जाएगा। रजस गुण हाई होने से हम बहुत जल्दी जल्दी अपने माइंड को चेंज करेंगे, फ्लिकरी हो जाएंगे कि ये भी सोच लिया वो भी करना है, कर कुछ भी नहीं पा रहे। तो इस तरह से डिपेंड करेगा क्या स्ट्रेस, क्या नेगेटिव डिजायर आपके मन में है, उसकी वजह से तमस और रजस रजस गुण जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन सत्व की बात टोटली डिफरेंट है। जैसे कि नेगेटिव डिजायर्स में हमने क्या बात की थी, जैसे काम हो गया, कोई इच्छा आ गई, लस्ट, उसके बाद ईर्ष्या, किसी दूसरे से ईर्ष्या, उसके बाद मोह, मतलब किसी के साथ में मोह, फिर लोभ, किसी चीज का लालच, चिंता, एंग्जाइटी, या फिर क्या, भय, किसी बात का फियर या डर, क्रोध, एंगर, इनमें से कोई भी टाइप का आपके मन में कोई विचार आया, नेगेटिव डिजायर आया, उसकी वजह से आपके तमस और रजस गुण इम्बैलेंस हो जाते हैं, और उसकी वजह से वो मेंटल प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। सात्विक इंडिविजुअल्स आर यूजुअली नोबल एंड स्पिरिचुअल इन कैरेक्टर। इसमें से सत्व को हमने अलग रखा हुआ, बिकॉज सत्व गुण जिनका हाई होता है, किनका हाई जन रहता है जनरली, जो बहुत पहुंचे हुए साधु महात्मा लोग होता है, उनका सत्व गुण हमेशा हाई रहता है। मतलब उनको आनंदमय स्थिति में रहते हैं, उनको ना ही कोई निगेटिव डिजायर उनके ऊपर, उनके तमस और रजस को हाई कर सकता। उनका हरदम समझ जो सत्व गुण है वो ही डोमिनेटिंग रहता है, और वो हमेशा आनंद की स्थिति में रहते हैं। उनसे कोई कुछ भी बोल दे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी फेस की स्माइल एज इट इज रहती है। उनको खाने में कुछ भी दे दीजिए, कुछ भी सिंपल सा खाना भी अगर वो खाएंगे तो इतना खुश होकर कितने प्रसन्न मन से खाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर सब्जी में थोड़ा नमक भी ज्यादा हो गया, या वो सब्जी प्रॉपर उस तरीके से नहीं बनी, या आपने जो सोचा था वो चीज आपको घर में नहीं मिली, या कोई चीज जगह पे नहीं है, उतने में ही हम नाराज हो जाते हैं, उतने में गुस्सा हो गया, हमारा तमस या रजस गुण हाई हो जाता है। तो केवल जो सत्व गुण है उसके लिए बहुत मेहनत करनी होती है, अपने माइंड को बहुत स्टेबल करना होता है, तब हमारा सत्व गुण हमेशा हम सत्व गुण में रह सकते हैं। इसके बाद एक और सिद्धांत है, बट वो काफी छोटा है तो उसको पढ़ लेते हैं, सप्त धातु वाला, तो हमारे ओवरऑल सभी कवर हो जाएंगे। सप्त धातु, ठीक है। तो ये इन्होंने कुछ चीजें देखी है बॉडी में, माइंड में, जो इम्बैलेंस होने से हमारी बॉडी में डिसीजेज होता है। अब इन्होंने एक सिद्धांत और बताया कि जैसे कि पंच महाभूता बताया, त्रिदोषा बताया, उसके अलावा उन्होंने बताया सप्त धातु। मतलब दैट मीन्स उन्होंने बोला है कि हमारी बॉडी में 7 टाइप के टिश्यूज होते हैं। देर आर 7 बॉडी टिश्यूज। सप्त धातुज और सप्त एलिमेंट्स फॉर्म्स द पिलर्स ऑफ द बॉडी। ये कौन कौन से हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इतने टाइप के 7 धातुएं हैं हमारी बॉडी में, जिनमें भी इम्बैलेंस होने से डिसीजेस हो सकते हैं, ऐसा बताया गया है। तो कहाँ क्या होता है इनका काम, इन सप्त धातुओं का? जो हम खाना खाते हैं और जो खाना जब डाइजेस्ट हो जाता है, वो जो डाइजेस्टेड फूड है, उस डाइजेस्टेड फूड आपको पता है हमारी जो छोटी आंत है जिसको बोलते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें हमारा खाना सारा डाइजेस्ट हो जाता है। तो डाइजेस्ट होने के बाद में जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ जाता है? इन सप्त धातुओं को पोषण करने का काम करता है। हम क्यों बोलते हैं अच्छा खाना खाओ, खराब चीजें मत खाओ, जंक फूड मत खाओ? क्योंकि उसमें कोई
कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती जो हमारी बॉडी को नरिशमेंट दे। तो नरिशमेंट क्यों ज़रूरी है? हमारे इन सप्त सातों टिश्यूज़ को, जितने भी टाइप के टिश्यूज़ हैं, सबको नरिशमेंट देने के लिए उस अच्छे खाने की हमको ज़रूरत होती है। अगर हम जंक फूड खाएँगे तो हमारे इन सप्त धातुओं को कोई नरिशमेंट नहीं मिलेगा, और वो केवल वो जो मैदा या जो भी खराब चीज़ हमने खाई है, प्रिजर्वेटिव वाला फूड, पुराना बासी रखा हुआ खाना, वो सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में हमारी बॉडी से निकल जाएगा और कोई न्यूट्रिशन, कोई पोषण हमारी बॉडी को नहीं मिलेगा। ठीक है। तो पचे हुए भोजन से, डाइजेस्टेड फूड के द्वारा इन सप्त धातुओं का पोषण, नरिशमेंट होता है। ये धातु हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, 7 हैं। इनमें से पहला है रस। ये बॉडी के हर एक सेल को, मतलब टिश्यू को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। बॉडी के जो एक एक सेल है उसको रस के द्वारा नरिशमेंट मिलता है। दूसरा है रक्त। ये सर्कुलेटरी ब्लड सेल्स हैं, मतलब हमारे ब्लड के सेल्स को बोला जाता है रक्त, जो न केवल टिश्यू को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं बल्कि बॉडी को स्ट्रेंथ, कलर भी प्रोवाइड करते हैं। बॉडी को स्ट्रेंथ और कलर। उसके बाद मांस, म्यूक, ये मसल टिश्यूज हैं। हमारी मसल जो होती है, इसकी वजह से मैं अपना हाथ अभी उठा पा रही हूँ, उसमें क्या क्या है, ये पूरा मसल से बना हुआ है पूरी बॉडी। वो बॉडी आपको बना है, बॉडी का सबसे छोटा जो यूनिट है वो है सेल। तो मसल्स में कौन से सेल हुए, मसल मसल सेल, है ना। तो मसल सेल के से मिलके जो टिश्यूज बने हैं उनको नरिशमेंट देने का काम करता है। ठीक है। और इट ऑल्सो प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द मेद धातु। इसके बाद जो धातु आने वाली उसको ये स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो मेद धातु मतलब क्या, मेद का मतलब है फैट, जो हमारी बॉडी में फैट है वो। तो ये किससे बना है, कंसिस्ट ऑफ एडिपोज टिश्यू प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द अस्थि धातु। ये बाद वाली धातु को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और मेद धातु क्या करता है, इसके अलावा हमारी बॉडी को लिब्रिकेशन देने का काम भी करता है। उसके बाद है अस्थि, बोन टिश्यू। ये हमारे बोन में जो पाए जाने वाला टिश्यू है वो है। ये क्या करता है, हमारी, जो आपको पता है बोन क्या करते हैं हमारी बॉडी में, बॉडी को सपोर्ट देते हैं। अगर हमारी बॉडी में बोन नहीं होंगे तो हम खड़े हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। हमारी बॉडी का सॉलिड एक स्ट्रक्चर बनाता है ना बोन्स, तो हम उसका फंक्शन लिख सकते हैं कि बोन मतलब अस्थि क्या करता है, हमारी बॉडी को सपोर्ट देने का काम करता है। और साथ ही साथ अ, हमारे नेक्स्ट जो धातु है मज्जा, उसको नरिशमेंट देने का काम करता है। अब मज्जा क्या है, अस्थियां हो गई, मतलब बोन्स हो गए। मज्जा क्या है, मज्जा हमारे अस्थियों, मतलब हमारे हड्डियों के बीच में पाए जाने वाला एक टिश्यूज है, वो है रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो टिश्यू। येलो एंड रेड बोन मैरो टिश्यू। इसका फंक्शन क्या है, हमारे हड्डियों के बीच में अगर ये रहेगा तो क्या फंक्शन करेगा, ये हमारे हॉलो जो बोन्स होती हैं उनको फिल करने का काम करता है। हमारी बोन्स का कई हॉलो होती हैं, उनके अंदर खोखले होते हैं, उनके अंदर को फिल करने का काम करता है मज्जा। और लास्ट है शुक्र धातु। शुक्र मतलब रिप्रोडक्टिव टिश्यूज हैं, मेल फीमेल सभी में ये रिप्रोडक्शन के लिए यूजफुल है। द मेन फंक्शन इज टू हेल्प रिप्रोडक्शन एंड स्ट्रेंथन द बॉडी। हमारे बॉडी में रिप्रोडक्शन का और बॉडी को स्ट्रेंथन करने का काम करते हैं। तो इनको क्यों इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है, बिकॉज आयुर्वेद में बताया गया है कि इन सातों में भी अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक धातु में इम्बैलेंस दूसरी धातु के फंक्शन को प्रभावित करता है। कैसे, जैसे अगर प्लाज्मा में के स्ट्रक्चर में कुछ इंटरफेरेंस हो जाए तो क्या होगा, ब्लड की क्वालिटी प्रभावित हो जाएगी। अगर प्लाज्मा जो था, प्लाज्मा में अगर कुछ डिफेक्ट है, अगर वो इम्बैलेंस हुआ तो ब्लड की क्वालिटी अच्छी नहीं रही। क्वालिटी मतलब उसमें से प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। हम बीमार होते तो क्या होता है आपको पता है ना, प्लेटलेट्स कम हो गए, ज्यादा हो गए, उस वजह से बुखार ही नहीं उतर रहा। तो सोचिए रीजन कहाँ छुपा था, ब्लड में, लेकिन उसकी वजह से टेम्परेचर कम नहीं हो रहा। यानी कि क्या हुआ है, धातुएं इम्बैलेंस हो गई हैं, धातुओं में डिस्टर्बेंस आ गया, इसलिए इन धातुओं को भी इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है। एक मिनट, अब मुझे बताइए कि एक और सिद्धांत है त्रिमला सिद्धांत, उसको कर ले, 5 मिनट लगेगा, या फिर नेक्स्ट क्लास में करें, कर लेते हैं, 5 मिनट ही लगेगा, ज्यादा बड़ा नहीं है वो। चलिए, त्रिमला त्रिमला सिद्धांत, यहाँ पे भी त्रि वर्ड आया, मतलब यहाँ पे भी कुछ 3 चीजों के बारे में बात हो रही है। त्रिमल, मल मतलब वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के, स्लाइड यही रहने देते हैं। तो त्रिमला, मलाज आर द वेस्ट, malas are the various waste product of food and the धातुस produced during the normal digestion metabolic process। देखो हम जब खाना खाते हैं
और खाना खाने के बाद जब वो खाना हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, आपको पता है, एब्जॉर्ब हो जाता है पूरा खाना, है ना? एब्जॉर्ब होने के बाद ऐसी चीज़ें केवल हम वेस्ट के रूप में बॉडी से बाहर निकालते हैं जो किसी काम के हमारे बॉडी के लिए नहीं होते, उसमें से पूरा पोषण हमारी बॉडी को मिल चुका होता है। उसके बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो निकल जाता है। तो वो ही जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से निकल जाता है अलग अलग रूपों में, उसी को बोलते हैं मल। और ये 3 प्रकार का है, इसलिए इसको बोला गया त्रिमल। तो पहला टाइप है मल, मतलब पूरी सा, हाँ, जिसको हम अपने कोलोन के थ्रू बाहर निकालते हैं, स्टूल जिसको बोलते हैं। दूसरा है मूत्र, मतलब यूरिन, जिसको हम एक वाटरी एलिमेंट होता है, मतलब हमारी बॉडी से एक वाटर जैसा सब्सटेंस जो हमारी यूरिन के रूप में बाहर निकलता है। तीसरा होता है स्वेद या हमारा पसीना, स्वेट जिसको बोलते हैं। तो इन तीनों को भी बहुत इंपॉर्टेंस आयुर्वेदा में दिया गया है। क्यों? उन्होंने बोला है कि अगर ये मल भी, इनमें भी कोई इम्बैलेंस हो जाए, ये प्रॉपर बॉडी से टाइम पे ना निकले, तो उसकी वजह से भी हम बीमार पड़ सकते हैं। तो इन पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। तीनों दोषों, गुणों और 3 प्रकार के मल, इनका असंतुलन या खराब हेल्थ का इंडिकेटर है। मतलब अगर अपनी बॉडी से पसीना नहीं निकलता किसी को, बहुत मेहनत करने के बाद भी किसी को पसीना नहीं निकल रहा, तो समझिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने वाला है, ऑलरेडी चल रहा है। स्किन इन्फेक्शन हो सकता है उनको, क्योंकि बॉडी प्योरीफाई नहीं हो रही है ना, पोर्स बंद है, पोर्स खुल जाते हैं जब पसीना निकल जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में यूरिन और स्टूल भी पास हो जाता है। तो पहला पढ़ेंगे मल प्यूरिस। ये क्या होता है? डाइजेस्टेड फूड जब हमारी छोटी आंत में, जैसे हमने बताया, छोटी आंत में सारा का सारा एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अच्छा जो पोषण चाहिए ना वो सब उसमें छोटी आंत में कुछ ऐसे प्रोविज़न होता है कि वहाँ पे सारी चीज़ें अब्ज़ॉर्ब हो जाती हैं, हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में मिक्स हो जाती हैं। उसके बाद जो भोजन बच जाता है, जो वेस्ट है, वो क्या होता है? वो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। उसके पहले पानी और नमक का एब्ज़ॉर्प्शन हमारी बड़ी वाली आँत में हो जाता है, ठीक है? उसके बाद जो बचा हुआ पदार्थ है, वो कन्वर्ट होता है एक सॉलिड फॉर्म में, जिसको हम स्टूल बोलते हैं। और जब हम मॉर्निंग फ्रेश होते हैं तो हमारा पेट से वो वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाता है। तो ये हुआ पहले टाइप का मल। दूसरा है मूत्र, मतलब यूरिन। द फर्स्ट स्टेज ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन कैसे बनता है हमारी बॉडी में? जब पहला उसका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, तो वो कहाँ पे? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब हमारी बड़ी आंत में उसका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। उसके बाद में क्या होता है? वेयर फ्लूइड्स आर अब्सॉर्ब्ड इनटू द सिस्टम। उसमें जो फ्लूइड्स होते हैं वो सारे सिस्टम में, मतलब हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब हो चुके होते हैं। द एंटायर यूरिन सिस्टम। यूरिन कैसे बनता है? उसके लिए एक सिस्टम काम करता है। किडनीज, यूट्रस, ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सब मिलके हमारे यूरिन का फॉर्मेशन करने का काम करता है। और बचे हुए उसको मतलब यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। एंड ऑल्सो मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। मतलब यूरिन जब निकलेगा बॉडी से, प्रॉपर टाइम टू टाइम निकलते रहेगा, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। अगर किसी का यूरिन रुक जाए तो उनका बॉडी का टेम्परेचर हीट बढ़ते जाएगी बॉडी में, क्योंकि वेस्ट नहीं निकल पा रहा है बॉडी में कहीं ना कहीं। Any imbalance in formation of urine may result in disorder such as, अब समझिए बॉडी तो हीट होगी, उसके अलावा और काफ़ी सारे सीरियस डिसीजेज हो सकते हैं, जैसे कि किडनी में स्टोन होना, यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाना, किसी को पेन होता है, यूरिन करते टाइम जलन होती है, वो मतलब हमारा प्रॉपर यूरिन होना भी कितना ज़रूरी है। उसके अलावा पेट में दर्द, एब्डोमिनल पेन, ये भी हो सकता है। तीसरा है स्वेद या फिर स्वेट। It occurs as a waste product synthesis during the synthesis of मेद धातु। मेद धातु की सिंथेसिस की वजह से एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, वो है हमारा पसीना। एलिमिनेटिंग थ्रू स्किन पोर्स। हमारे बॉडी में जो स्किन में जो पोर्स होते हैं फेस पे, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, सुबह योगा करते हैं, तो कितना पसीना हमको निकलता है गर्मियों में, बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है ना। तो वो क्या होता है? हमारी बॉडी को प्योरीफाई, क्लीन करने का काम करता है, हमारे पोर्स को क्लीन करने का काम करता है, और उसके साथ साथ हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। It is essential that the normal formation and flow of sweat take place, otherwise it may lead, मतलब टाइम टू टाइम इसका हमारे बॉडी से निकलना भी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होगा? बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमको फेस करने पड़ सकते हैं अगर पसीना ना निकले, लाइक स्किन डिसीजेस, स्किन इन्फेक्शन, इचिंग, बर्निंग सेंसेशन होता है कभी कभी स्किन पे, किसी को कुछ दाग धब्बे भी हो जाते हैं कई बार अगर प्रॉपर पसीना ना निकले।
ठीक है, और बर्निंग सेंसेशन ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी पे एक बर्निंग सेंसेशन। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट सिद्धांत, कुछ हमारे थ्योरीज